दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपेयर। और आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन, जिसका हमें बनने का इंतजार था ना। आज उसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ये बन चुका है। कौन? माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। इसकी स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे और इसके बाद में इस सेक्शन में हम एंथर का डेहिसेंस भी पढ़ेंगे। देखो इधर कितना, हे भगवान, इतना दिख रहा है, इतना हार्ड नहीं है, ये बड़ा इजी है, बड़ी इजी सी बात है। डेहिसेंस एंथर यानी एंथर का फटना, बस बात खत्म। यही लिखा है मैंने इसमें, यहाँ पे वही 3 इडियट्स वाली बात है। सो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर जो है, ये इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। पोलन ग्रेन, अगर मैच्योर पोलन ग्रेन की बात करूं तो ये ऐसा दिखता है। इसके ऊपर इसमें 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। जो आउटर लेयर है उसको तो बोला जाता है एक्साइन, यानी जो बाहर ये रंग बिरंगी ये अजीब सी दिख रही है आपको, बड़ी ऑर्नामेंटल, ये है एक्साइन। और जो अंदर वाली लेयर होती है ये होती है इंटाइन, समझ गए? ये होती है इंटाइन एंड दैट इज एक्साइन। और अब इधर आते हैं, एक बार बाद में ये सारी चीजें करेंगे। पहली बात, यहां से देख के समझ आ गया कि ये जो पोलन ग्रेन है ये कैसा है, स्फेरिकल है, ठीक है। और अगर ज़्यादा ही तुम्हें याद करने की मचमची हो ना, तो ये भी याद कर लेना कि 25 से 50 माइक्रोमीटर का इतना छोटा होता है पोलन ग्रेन। हाँ, इतना छोटा होता है पोलन ग्रेन। कितना? 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर स्फेरिकल है। ओके, उसके बाद में मैं ये दो लेयर्स जो मैंने बताई थी, आइए थोड़ा सा इनको डिटेल में पढ़ते हैं। देखो ना, एक्साइन जो है ये थिक आउटर मोस्ट लेयर है, थिक है, बड़ी रिजिड है, कठोर है, बहुत सख्त है, ऑर्नामेंटेड है। ऑर्नामेंटेड मतलब तुम्हें पता है ये पोलन ग्रेन को एक अलग ही आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। मतलब ये कुछ खूबसूरत बनाती है पोलन ग्रेन को। ये जो बाहरी कांटे कांटे टाइप से कुछ दिख रहा है, तो इसकी ये अलग अलग शेप में प्रेजेंट होती है, ठीक है। हार्ड होती है, ऑर्नामेंटल होती है, थिक होती है। ओके, ये एक्साइन की प्रॉपर्टीज हो गई। अब ये हार्ड और थिक क्यों होती है? हार्ड क्यों होती है? किसके कारण? यहां पर एक स्पोरोपोलिनिन नाम की चीज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? यहां पर स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट है। ये बायोमोलिक्यूल, ये स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट है यहां पर। दिस स्पोरोपोलिनिन इज, पहली बात, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये क्या है? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। दूसरी बात, ये हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कुछ भी कर लो, वायु, आग, पानी, जो भी, हवा, सब लगा के देख लो, लेकिन इसको कुछ नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है इसको। आज तक कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं मिला है जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर दे। नो एंजाइम इज सो फार नोन दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिनिन। ओके, कोई भी एंजाइम नहीं मिला अब तक जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके। तो एक्साइन किसकी बनी हुई है? स्पोरोपोलिनिन की। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स या फिर एल्कली ले लो। ओके, ये खत्म नहीं होना है। ये स्पोरोपोलिनिन क्या है? ये हाईली रेजिस्टेंट है। क्यों हाईली रेजिस्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन, हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। इट इज हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल एंड बिकॉज ऑफ द स्पोरोपोलिनिन एक्साइन इज लाइक दिस। और इसी कारण इनके जो फॉसिल्स होते हैं ना पोलन ग्रेन के, ये बहुत ही लंबे समय तक ऐसे कैसे मिल जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, फॉसिल कैसे बना? जमीन के नीचे मिलेगा फॉसिल, काफ़ी नीचे। और वहाँ पर अगर मान लो कि कोई चीज़ डिस्ट्रॉय होती है, तो वो क्यों डिस्ट्रॉय होती है? टेम्परेचर और बाकी सारी खतरनाक कंडीशंस के कारण। लेकिन ये तो बड़ा हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, तो आपको पोलन ग्रेन वैसे के वैसे मिल जाते हैं, उनके फॉसिल्स अच्छे से मिल जाते हैं, फॉसिल्स गुड कंडीशन में मिल जाते हैं ड्यू टू स्पोरोपोलिनिन। ओके, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में इंटाइन की बात करते हैं। इंटाइन ना अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। अब बाहर तो शक्ति की जरूरत है, लेकिन अंदर शक्ति की जरूरत नहीं है। शक्ति मोहन हर जगह वही सोचता है, तुम्हें तो ना, फिल्मी दुनिया। तो मैंने बोला कि बाहर शक्ति की जरूरत है, अंदर शक्ति नहीं, नरमी की जरूरत है।
सो ये जो इंटाइन है ये क्या होती है, बड़ी थिन होती है, ये बड़ी सॉफ्ट होती है, इलास्टिक होती है। कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है, इंटाइन। ओके, अब ये जो इंटाइन है ना, ये किसकी बनी हुई होती है? इट इज मेड अप ऑफ पैक्टीन, या फिर ये सेल्यूलोज की बनी हुई होगी, या फिर पैक्टोसेल्यूलोज, कॉम्बिनेशन। किसकी बनी हुई होती है ये? पैक्टीन, सेल्यूलोज और पैक्टोसेल्यूलोज। ओके, उसके बाद में चलिए बात करते हैं आगे। हम यहाँ थे, मैं आपको ये बता रहा था कि जो एक्साइन है, एक्साइन लेयर है, उसमें क्या प्रेजेंट है? स्पोरोपोलिन प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या होता है, कई कई जगह यहां पर पोलन ग्रेन में ऐसी होती हैं जहां पर स्पोरोपोलिन की डिपोजिशन नहीं होती। स्पोरोपोलिन है नहीं है, यहां पर स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं है, फिर यहां से डिपॉजिट है, यहां नहीं है, यहां है, ऐसे। तो ये जो ऐसी जगहें होती है ना, ऐसे कुछ स्पेस होता है जहां पर स्पोरोपोलिन की डिपोजिशन नहीं होती, एक्साइन नहीं होती ना, वो जगह होती है, उनको बोलते हैं जर्म पोर्स। द प्लेसेस, जर्म पोर्स आर द प्लेसेस वेयर एक्साइन इज एब्सेंट, स्पोरोपोलिन इज नॉट देयर। तो यही वो जगह होती हैं जहां से पॉलिनेशन के बाद पोलन ट्यूब निकलती है। तुम्हें पता है यहां पर जगह होती है ना, इन्हीं जगहों से ये जो इंटाइन है ना, ये बाहर बल्ज आउट हो जाती है और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। अरे पोलन, मैं पोलन ग्रेन हूं, मैं जाकर के स्टिग्मा पे लैंड हुआ, स्टिग्मा पे लैंड होने के बाद में मैंने वहां से शुगर, स्टार्च और वाटर सॉल्यूशंस जो थे वो मैंने एब्जॉर्ब किए। मैं अंदर से मोटा हो गया, मेरे को निकलने के लिए जगह चाहिए थी बाहर, लेकिन मेरे बाहर एक हार्ड कवरिंग थी एक्साइन की, और वो हार्ड कवरिंग थी एक्साइन की, वो मुझे बाहर नहीं निकलने दे रही थी। फिर मेरे को मिला एक पोर, उस पोर में से मैं पूरा का पूरा निकल गया। तो इंटाइन पूरी की पूरी इस पोर में से यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ बल्ज आउट हो जाती है, ऐसे ऐसे बल्ज आउट हो जाती है। तो इसी को बोला जाता है पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब पता है क्या कैरी करती है? ये मेल गैमेट कैरी करती है। ये पोलन ट्यूब क्या कैरी करती है? मेल गैमेट कैरी करती है एम्ब्रियो साइट तक। ओके, अब इसके बेसिस पे अपना जो पोलन ग्रेन है ये दो टाइप का होता है। देखो जरा गौर से, दो टाइप का पोलन ग्रेन होता है, एक तो ट्राइकोल्पेट, एक मोनोकोल्पेट। ट्राइकोल्पेट पोलन ग्रेन वो होते हैं जिनके अंदर केवल तीन, केवल तो वर्ड कहाँ आएगा, ट्राइकोल्पेट वो पोलन ग्रेन होते हैं जिनमें ट्राई वाली तीन जर्म पोर्स प्रेजेंट हैं, जहां पर तीन जर्म पोर प्रेजेंट है। और मोनोकोल्पेट यानी जहां पर एक ही जर्म पोर प्रेजेंट है भाई, जहां पर एक ही जर्म पोर प्रेजेंट है, जहां पर एक ही जर्म पोर प्रेजेंट है, जहां पर एक ही जर्म पोर प्रेजेंट है। मोनोकोल्पेट, ट्राइकोल्पेट, मोनोकोल्पेट, ट्राई, मोनो ट्राई, मोनो ट्राई, मोनो ट्राई, मोनो ट्राई, ट्राइकोल्पेट, मोनोकोल्पेट, ट्राइकोल्पेट, मोनोकोल्पेट। ओके, ट्राइकोल्पेट, मोनोकोल्पेट। ओके, कंप्लीट बात। ट्राइकोल्पेट पोलन ग्रेन्स आर जनरली फाउंड इन डाइकोट्स। डाइकोट्स में ट्राइकोल्पेट पोलन ग्रेन होते हैं और मोनोकोल्पेट किस में होते हैं? जनरली इन मोनोकोट्स। ओके, मोनो मोनो मोनो, हमेशा तुम मोनो ही रहना। अब एक बड़ी जरूरी बात, इन प्लांट्स, जरा गौर से देखना कि इन प्लांट्स इन विच पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट्स, माने ऐसे प्लांट जिनमें पॉलिनेशन है ना, पॉलिनेशन वो इंसेक्ट्स की मदद से हो रहा है। एक भंवरा आता है, वो आके पोलन ग्रेन को लेकर जाता है और स्टिग्मा पर छोड़ के जाता है, तो इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो रहा है। तो then their pollen grain have oily layer around the pollen grain which is called pollen kit। मैंने क्या बोला? ऐसे प्लांट जिनके अंदर इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। इंसेक्ट पॉलिनेशन होने का मतलब इंसेक्ट पोलन ग्रेन को कैरी करता है, तो उनके अंदर अब इंसेक्ट पोलन ग्रेन कैरी करेगा तो इंसेक्ट को ये तो पता नहीं है वो आता क्यों है, वो फूल के पास आता क्यों है। वो तो इसलिए आता है कि उसको नेक्टर मिलता है, वहां पर फ्लोरल रिवार्ड मिलता है कोई,
वो तो उस फ्लावर के रंग बिरंगे कलर्स को देखकर आता है। वो कौन सा, उसको पता है पॉलन ग्रेन लेके जा रहा हूं मैं, उसको नहीं पता ना। तो वो पॉलन ग्रेन स्टिकी होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो अपने पास क्या है, इंसेक्ट आ रहा है और इंसेक्ट आए और वहां बैठे और पोलन ग्रेन उसके चिपक जाए और चिपक करके फिर वो जब दूसरे फ्लावर पे जाके बैठे तो वहां पर जाके वो गिर जाए। तो इसके लिए पोलन ग्रेन का स्टिकी होना जरूरी है, पोलन ग्रेन का स्टिकी होना जरूरी है। तो स्टिकी लेयर वहां पर क्या होता है कि उन पोलन ग्रेन्स में एक ऑयली लेयर प्रेजेंट होती है पोलन ग्रेन के अराउंड, जिसको बोला जाता है पोलन किट। बोलो बच्चों क्या बोला जाता है? पोलन किट। ये नाम आया था पहले भी, जहां पे मैंने उसका मतलब नहीं बताया था, अब बता रहा हूं। तो ये पोलन किट है। अब ये जो पोलन किट है, इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड कैरोटिनॉइड्स। ये बातें आप याद रखेंगे। द पोलन किट कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स, ऑब्वियसली यार चिपकू है तो इसमें लिपिड होगा। ये चिपकू है ना, ये ऑयली लेयर है ना, इसमें लिपिड होगा, इसमें कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होंगे, ये पिगमेंट्स होंगे इसमें, लिपिड एंड कैरोटिनॉइड होगा इसमें। इसका एग्जाम्पल है कैप्सिला। कैप्सिला ये हमारे टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। कैप्सिला के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें पोलन किट होता है, उनमें लिपिड और कैरोटिनॉइड का डेरिवेटिव होता है। पोलन किट के और फंक्शंस क्या क्या हैं देखो। पहला काम, ये यूवी रेस से प्रोटेक्शन करता है, ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्शन करता है, ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्शन करता है। बोलो क्या करता है? इट प्रोटेक्ट द पोलन ग्रेन फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस, ताकि अल्ट्रावायलेट रेस आकर कोई म्यूटेशन ना कर दें, कोई अलग खेल ना खेल जाए, इसलिए प्रोटेक्शन करता है, बचा के रखता है अपने पोलन ग्रेन को। ये स्टिकी होता है जिस कारण ये इंसेक्ट्स को अटैच कर लेता है अपने से। ये पोलन किट येलो कलर्ड होता है मोस्टली। जो येलो कलर का होगा तो येलो कलर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा, इंसेक्ट्स को तो कलर भाता है तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा और फिर ये चिपको होता है तो उसके साथ चिपक के दूसरे प्लांट में चले जाएगा। भाई हो गया पोलिनेशन। लिपिड, कैरोटिनॉइड, पोलन ग्रेन, कैप्सिला कंप्लीट, मोनोकॉल्पेट, ट्राइकॉल्पेट, पोलन ग्रेन, एक्साइन, इंटाइन, स्फेरिकल, जंप और एक्साइन एब्सेंट, स्पोरोपोलिनिन, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नो एंजाइम, डापा, कंप्लीट। अब हमें पढ़ना है डेहिसेंस ऑफ एंथर। बड़ी इजी बातें थी ना ये तो। अब हमें पढ़ना है डेहिसेंस ऑफ एंथर, यानी एंथर का डेहिसेंस, यानी एंथर फट जाता है। एंथर क्यों फटता है, क्या जरूरत आन पड़ी? अरे एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स है ना, उनको बाहर निकलना है, उनको बाहर जाना है, तड़प रहे अंदर, उनको कुछ करना है बाहर जाके, कोई बड़ा काम करना है उनको। उस बड़े काम के लिए उनको वहां से निकलना जरूरी है, उस जेल से। तो उस जेल को तोड़ा जाता है। कैसे तोड़ते हैं जरा देखो ना, एक 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 स्टेप लेकर चलेंगे हम। देखो, डेहिसेंस ऑफ एंथर। ड्यूरिंग मैचुरेशन ऑफ एंथर चेंजेस टेक प्लेस इन वॉल ऑफ एंथर। अरे ये बात तो आपको पहले ही पता होगी कि जैसे जैसे मैचुरेशन होता है एंथर का, वैसे वैसे उस एंथर की जो भी ये वॉल्स हैं, कौन सी वॉल्स? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, स्टेप्टम, इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं देखो जरा। मिडिल लेयर तो डिजनरेट हो जाती है कंप्लीटली। क्यों डिजनरेट होता है? मिडिल लेयर ने तो खाना स्टोर किया हुआ था। याद नहीं है स्टोरी वो कि मैं टेप्टुम हूं सर, मैं टेप्टुम हूं, मैंने मिडिल लेयर से खाना किया और फिर मैंने वो खाना दे दिया किसको? माइक्रोस्पोर मदर सेल को, पोलन ग्रेन को, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को, पोलन मदर सेल को मैंने वो खाना दे दिया। तो मिडिल लेयर तो वहीं डिजनरेट हो गई ना। तो जरा गौर से देखो, पहला पॉइंट लिखा है मैंने कि मिडिल लेयर डीजनरेट ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। मिडिल लेयर डीजनरेट ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बाय टेप्टुम। मिडिल लेयर डीजनरेट ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बाय टेप्टुम। खत्म हो जाती है ये तो रहती नहीं है। दूसरा पॉइंट, अब मिडल लेयर चली गई तो इसका मतलब और हाँ एक बात और, मिडल लेयर तो चली गई, साथ में टेप्टुम भी तो डीजनरेट हो जाती है ना। टेप्टुम का हमने पढ़ा था ना, टेप्टुम डीजनरेट हो जाती है, डीजनरेट होने से पहले वो यूबिस्क बॉडी सिक्रीट कर लेती है, पढ़ा था ना, वही बात है।
कि मिडल लेयर डिजेनरेट हो गई, टेप्टुम चली गई, इसका मतलब अब एक मैच्योर जो एंथर बचेगा, उस मैच्योर एंथर में केवल 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 2 लेयर्स होंगी। इन मैच्योर एंथर ओनली 2 लेयर्स आर प्रेजेंट, केवल 2 लेयर्स होंगी इस मैच्योर एंथर के अंदर। एपिडर्मिस होगी, एक ये एंडोडर्मिस होगी, ये एपिडर्मिस होगी, ये एंडोडर्मिस होगी। Only 2 layers are present. These are epidermis and endodermis. अगला पॉइंट बताऊं क्या? Sterile tissue present between both pollen sacs of each anther lobe degenerate. देखो, each anther lobe में देखो, each anther lobe में एक बार फिर पढ़ते हैं, अच्छे से आराम से समझो। स्टेराइल टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन बोथ पोलन सैक ऑफ ईच एंथर लोब। देखो, एक एंथर लोब के अंदर 2 पोलन सैक प्रेजेंट हैं और उन 2 पोलन सैक के बीच में जो भी स्टेराइल टिश्यू, ये एक एंथर लोब मान लो, इसमें 2 पोलन सैक हैं। इन 2 पोलन सैक के बीच में जितना भी घटिया बिना काम का स्टेराइल टिश्यू पड़ा था वो डीजनरेट हो जाता है एट मैच्योरेशन। Sterile tissue present between both the anther lobe degenerate, so both pollen sac of each anther lobe fuse together. अब बीच में जो दीवार थी, जो बैरियर था वो हट गया, तो जो दोनों पोलन सैक प्रेजेंट हैं एक एंथर लोब में, वो दोनों फ्यूज हो जाएंगे और एक ही एंथर लोब बचेगा। बताओ क्या बात है? मैंने बोला कि दोनों जो बीच में स्टेराइल टिश्यू है वो डीजनरेट हो जाएगा। कुछ इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, मुझे लगता है समझ में याद रखने के लिए। जरा इधर देखो, इधर फोकस किया जाए। देखो जरा, यहाँ पर क्या है, ये एक एंथर लोब है, ये दूसरी एंथर लोब है, ये एक एंथर लोब है। इसके अंदर यहाँ पर 2 पोलन सैक प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 पोलन सैक प्रेजेंट है। 1 एंथर लोब, अनदर एंथर लोब। इसके बीच में मान लो जो भी स्टेराइल टिश्यू प्रेजेंट था, जो भी टिश्यूज प्रेजेंट थे वो डीजनरेट हो गए। डीजनरेट होने के बाद इन दोनों पोलन सैक ने क्या किया, हमने सोचा कि यार दूरियां कम की जाएं और क्या कर लिया जाए, फ्यूज कर लिया जाए और एक सिंगल पोलन सैक बनाया जाए। तो क्या हुआ, मैच्योरेशन पर हर एक एंथर लोब में एक ही एम्ब्रियो, एक ही पोलन सैक आपको देखने को मिलेगा, एक ही पोलन सैक आपको देखने को मिलेगा। आई करेक्ट माई सेल्फ, एक ही पोलन सैक देखने को मिलेगा। हर एक एंथर लोब में एक पोलन सैक देखने को मिलेगा। इसमें एक है, इसमें एक है, तो मतलब हम यहां से एक लाइन बोल सकते हैं, जरा फोकस करो रेड लाइन पर। यहां पर हम ये लाइन बोल सकते हैं कि इन मैच्योर एंथर ओनली 2 पोलन सैक्स आर प्रेजेंट। हम ये बोल सकते हैं कि मैच्योरिटी पर हर एक एंथर लोब में केवल और केवल 2 पोलन सैक प्रेजेंट हैं। बात खत्म। ये मैंने साइड में एंथर के डेहिसेंस का डायग्राम बनाया, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। गौर फरमाना, यहाँ पर गौर फरमाना। मैंने क्या किया, यहाँ से फाड़ दिया इसको, इन जगहों से फाड़ दिया, इन जगहों से फाड़ नहीं, मैंने यहाँ से क्यों फाड़ा, यहाँ से क्यों नहीं फाड़ा, यहाँ से क्यों नहीं फाड़ा, कहीं से भी फाड़ सकते हो, लेकिन मैंने लॉन्गिट्यूडनल फाड़ा है क्योंकि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना, उनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल डेहिसेंस होता है। और दूसरी बात, ये मैंने उन्हीं जगहों से फाड़ा है जहां पर स्टोमियम प्रेजेंट है, जहां पर स्टोमियम प्रेजेंट है। जब अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था, तब जब मैं ये स्ट्रक्चर बता रहा था आपको, तब मैंने एंथर की स्ट्रक्चर में बताया था कुछ ऐसे जगह होती हैं जहां पर अल्फा सेल्यूलोज की थिकनिंग्स नहीं होती, जहां पर कैलोज बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते, और उन स्पेसेस को बोलते हैं उन स्पेसेस को बोलते हैं स्टोमियम। और वहां वो जो स्टोमियम है, वहीं से एंथर का डेहिसेंस होता है, वहीं से एंथर फटता है। समझ में आया ना? तो मैच्योर स्टेज में केवल 2 पोलन सैक प्रेजेंट हैं। और अगली बात ये देखो, पोलन ग्रेन्स यहां से निकल रहे हैं। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। डेहिसेंस ऑफ एंथर टेक्स प्लेस इन ड्राई सीजन। बड़ी वाजिब सी बात है कि एंथर का डेहिसेंस ड्राई सीजन में होगा। ड्राई सीजन में क्या होगा, वाटर का लॉस होगा, वाटर के लॉस की वजह से ड्राई हो जाएगा और फटने में आसानी होगी, डेहिसेंस आसानी से होगा।
वहीं अगर आपको पता है कि एंडोथीसियम की वॉल है वो हाइग्रोस्कोपिक होती है, हाइग्रोस्कोपिक होती है एंडोथीसियम की वॉल, तो वो वॉल क्या करेगी, वो पानी अपने अंदर रखेगी। तो अगर पानी होगा तो फटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं देखोगे कि ड्राई सीजन में पानी की कमी आ रही है वैसे, तो उस सीजन में क्या होता है, डेहिसेंस अच्छे से होता है। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, वॉल्स ऑफ एंडोथीशियल सेल्स। वॉल्स ऑफ एंडोथीशियल सेल्स ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। अब मैं बता रहा हूं कि क्यों पानी की कमी के कारण कैसे डेहिसेंस होता है। एक्चुअली वॉल्स ऑफ एंडोथीशियल सेल्स ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। पानी के लॉस के कारण एक्चुअली क्या होगा, एंडोथीसियम की सेल्स जो हाइग्रोस्कोपिक थी वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट होंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट होंगी पानी की कमी के कारण। बट इनर एंड रेडियल वॉल्स डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस थिकनिंग्स। लेकिन तुम्हें पता है कि जो इनर और रेडियल वॉल्स होती हैं एंडोथीसियम की, उनमें अल्फा सेल्यूलोज की थिकनिंग प्रेजेंट होती है कि नहीं होती? होती है। हाँ सर होती है। तो वो जो थिकनिंग होगी तो वो उसको कॉन्ट्रैक्ट कैसे करने देगी? जब वो थिकनिंग्स डेहिसेंस ही नहीं करने देती तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कैसे करने देंगी? तो सीधी सी बात है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, रेडियल और इनर वॉल की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सीधी सी बात बताइए, इनर वॉल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, रेडियल वॉल नहीं कर रही, तो अब कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा? करेगी आउटर वॉल, आउटर थिन वॉल। आउटर थिन वॉल ऑफ एंडोथीसियम सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम कॉन्केव और इनकर्व्ड। इनर वॉल नहीं हो रही, रेडियल वॉल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही, क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट है? अल्फा सेल्यूलोज की थिकनिंग प्रेजेंट है, कैलोस प्रेजेंट है, कैलोस बैंड प्रेजेंट है। तो वहां पर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा कौन? आउटर थिन वॉल, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में वो कैसी हो जाएगी? कॉन्केव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? कॉन्केव हो जाएगी, या हम बोलेंगे इनकर्व्ड हो जाएगी, इनकर्व्ड हो जाएगी, कॉन्केव हो जाएगी, जिसकी वजह से एक खतरनाक सी टेंशन क्रिएट होगी। अब टेंशन मार देती है, टेंशन खत्म कर देती है लोगों को। यहां पर टेंशन क्रिएट हो चुकी है, एक फोर्स लगेगा एंटायर सरफेस ऑफ एंथर पर, टेंशन क्रिएट होगी, टेंशन ओवर एंटायर सरफेस ऑफ एंथर। ओके, अब इस टेंशन की वजह से क्या होगा? एंटायर सरफेस ऑफ एंथर पर खतरनाक फोर्स लगेगी, और उसकी वजह से जो थिन वॉल्ड स्टोमियल सेल्स थी, वो जो स्टोमियम की सेल्स थी ना, जहां पर अल्फा सेल्यूलोज और कैलोस की थिकनिंग प्रेजेंट ही नहीं थी, बेचारे ऐसे ही पड़े थे, इन पे वो थिकनिंग्स थी नहीं, लेकिन इस टेंशन के कारण उन पतली पतली वॉल्स पर फोर्स लगा और वो ब्रेक ऑफ हो गई, दे ब्रेक ऑफ। और यही होता है डाइसेंस, यही होता है डेहिसेंस, कि फट गई वो बेचारी। तो डेहिसेंस कहाँ से होता है यार? सीधी सी बात है, कहाँ से होता है? स्टोमियम से। कहाँ से होता है डेहिसेंस? स्टोमियम से। ओके, ये लास्ट लाइन, डेहिसेंस ऑफ एंथर इन मोस्ट एंजियोस्पर्म इज लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल होता है मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में। कैप्सिल, यहाँ तक कि कैप्सिला के अंदर भी कैसा होता है? डेहिसेंस लॉन्गिट्यूडनल ही होता है। तो आप ज़रा एक बार इस पोर्शन को देखें, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, कुछ भी करें, बट इसको समझ लें अच्छे से, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट होता है। तो आगे का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं आगे के वीडियोस में। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ओके।